हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, इस कोर्स में हम लोग कंपनी अकाउंट्स पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स अंशों का जब्तीकरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग तो ये समझेंगे कि जो फॉरफिट किया जाता है शेयर्स को, वो क्यों किया जाता है, उसके कारण क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है। जनरल एंट्री के रिगार्डिंग बात करेंगे और इसमें कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देखेंगे। और फिर लास्ट में जो शेयर्स फॉरफिट कर लिया गया, मतलब कंपनी उसको अपने पास ला ली, तो कंपनी अब इसको फिर रीइशू करती है, तो रीइशू के क्या प्रावधान है, इन तीन चार टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सेशन में आगे से पढ़ने से पहले किन्हीं का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कंपनी शेयर्स फॉरफिट क्यों करती है, तो कारण क्या है। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर में क्या होता था कि शेयर होल्डर से जो ड्यू अमाउंट है या फिर जो शेयर्स पर बकाया है वो मांगा जाता था शेयर होल्डर से, लेकिन शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाया। हम उस केस की बात कर रहे हैं, पेमेंट हुआ ही नहीं, ड्यू हो गया, जो ड्यू डेट था वो भी एक्सटेंड कर गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने तरफ से भी कुछ डेट दिया, फिर भी पेमेंट नहीं हुआ। तो फिर कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि इस केस शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाएगा। मतलब कॉल्सिन एरियर एक कारण बन सकता है जिसकी वजह से कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। मतलब कि मान लीजिए मोहन ने एक कंपनी के शेयर्स को परचेज किया था 1000 एट ₹10 ईच। तो मोहन ने अगर मान लीजिए जो एप्लीकेशन मनी था वो पे किया, अलॉटमेंट मनी मांगा गया, अभी ड्यू सिर्फ अलॉटमेंट मनी ही हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट मनी मोहन नहीं दे पाया। इसकी बात ही हम लोग को नहीं करना है, ये तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो अभी ड्यू हुआ ही नहीं है, तो उस पर हम लोग क्यों कंसीडर करेंगे। सिर्फ इसमें एप्लीकेशन मनी ये पेड है, तो मतलब कि 1000 इंटू 3, ये 3000 पेड है। 3000 फिर मांगा गया, लेकिन मोहन नहीं दे पाया, तो इस वजह से मोहन यहां पर एक डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर कहलाएगा। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। और कंपनी अब डिसाइड करेगी कि इसके शेयर्स को जब्त कर लेना है, फॉरफिट कर लेना है। ये तो केस हो गया कि कंपनी जब्त क्यों करती है, फॉरफिट क्यों करती है। ये भी हो सकता है, मतलब कि अब कंपनी अगर फॉरफिट कर ली, डिसीजन ले लिया गया कि कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी, इसका असर क्या होगा। तो सबसे पहला तो असर ये होगा, जो मोहन मेंबर है कंपनी का, तो मेंबरशिप जो है वो रद्द हो जाएगी। मेंबरशिप रद्द कर दिया जाएगा। अब कंपनी का मोहन शेयर होल्डर नहीं होगा।
दूसरा इफेक्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए इस दौरान कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कंपनी ने इस दौरान डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो बहुत सारे यहां पर प्रश्न उठते हैं कि डिविडेंड मोहन को मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। अगर कंपनी ने फॉरफिट करने का डिसीजन ले लिया है, नोटिस जा चुका है, तो अगर कंपनी इस दौरान डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इस शेयर पर जो 1000 शेयर है इस पर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। डिविडेंड यहां पर नहीं दिया जाएगा, कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो नहीं मिलेगा। क्लियर है? तीसरा इफेक्ट ये होता है कि मोहन ने जो पेमेंट करके रखा है, आप यहां पर देखिए जो एग्जांपल हमने लिया था, मोहन यहां पर कितना पेमेंट करके रखा हुआ है, एप्लीकेशन मनीज का पेमेंट है। तो प्रॉफिट अगर शेष हुआ है तो कंपनी मोहन के द्वारा जो पेमेंट किया हुआ अमाउंट है 3000 उसको भी जब्त कर लेती है, वो वापस मोहन को नहीं होगा। मोहन के पेड अमाउंट को भी रख लेती है। क्लियर है? मतलब कि 3000 यहां पर ये रख लिया गया। अब ऐसा क्या रूल है क्या? बिल्कुल कंपनी ऐसा रखेगी, हाँ बिल्कुल, कंपनीज एक्ट में भी इसके रूल मिलते हैं। कोई नहीं बोल सकता है कि आप हमारे शेयर्स तो रख लिए, अब कंपनी का मेंबर भी नहीं है तो मेरे जो पेड अमाउंट है वो मिलने चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नियम क्यों बनाया होगा, क्या होगा? ये इसलिए बनाया जाता है कि कंपनी ने इस शेयर्स को इशू करने में बहुत सारे खर्चे किए होंगे। हमने आपको बताया था एजीएम में डिसीजन होता है, प्रोस्पेक्टस जारी होता है, बहुत सारे नॉर्म्स रेगुलेशन होते हैं उनका पालन करना पड़ता है, लीगल प्रोसेस होते हैं उसका पालन करना पड़ता है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं इसमें। अब यही शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, कंपनी फिर से इसको रीइशू करेगी, रीइशू करते वक्त भी इसी तरह के खर्चे होंगे, प्रोस्पेक्टस जारी होगा, उसमें मेन प्रोस्पेक्टस तो नहीं होता है, हाँ उसके जैसा एक सेल प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं या फिर कुछ नोटिस टाइप का रहता है उसको जारी करती है, लीगल प्रोसेस तो इसमें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनी के रीइशू के समय बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस प्लस अगर जैसे कि एक फ्रेश शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन अगर एक कंपनी का फॉरफिट किया हुआ शेयर्स है तो कंपनी उसे डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, जनरल पब्लिक के बीच में डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। ये डिस्काउंट की भरपाई इसी पैसे से की जाएगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि ये डिस्काउंट मैक्सिमम इतना ही दिया जाएगा जितना फॉरफिट अमाउंट है, फॉरफिटेड अमाउंट है। मतलब कि अगर मान लीजिए कंपनी ये 1000 शेयर्स को रीइशू करती है तो मैक्सिमम इसमें डिस्काउंट ₹3000 तक ही जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम डिस्काउंट अगर एक शेयर का यहाँ कितना वैल्यू था ₹10, तो मैक्सिमम एक शेयर पर डिस्काउंट कंपनी ₹3 दे सकती है, इससे ज्यादा नहीं दे सकती है रीइशू के केस में, मतलब इसके इक्वल होगा। अगर मान लीजिए कंपनी ने डिस्काउंट भी नहीं दिया, एक्सपेंसेस भी हुआ लेकिन इससे कम हुआ, मान लीजिए एक्सपेंसेस वगैरह मिला के 1000 कंपनी ने खर्चा हुआ रीइशू करने में, तो कंपनी के पास ये 2000 अब बच गए, कंपनी के पास ये 2000 बच गए, 1000 शेयर्स रीइशू कर दिया, अब ये 1000 इस पर एक्सपेंसेस हुए, कंपनी के पास ये 3000 में 2000 बच गया, तो क्या ये डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा? लीजिए हमने रीइशू कर दिया है, ये अमाउंट बच गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कंपनी अभी से कंपनी का ये कैपिटल प्रॉफिट होगा। जब तक रीइशू नहीं हुआ है तब तक इसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के रूप में शो करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आगे ये सब हम थ्योरी बता रहे, आगे जनरलाइज करेंगे तो वहां पर देखिएगा। तो सबसे पहले रीइशू से पहले इसको शेयर फॉरफिटेड अमाउंट में दिखाएंगे 3000 को,
और जैसे जैसे रीइश्यू होगा और जैसे जैसे एक्सपेंसेस होगा और पूरा अगर इसका यूटिलाइजेशन हो गया है तो ये तो क्लोज हो जाएगा। अगर पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ और कुछ अमाउंट बच गए तो इसे कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा और ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनेगा। तो ये इसके पूरे रूल्स रेगुलेशन थे। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग मतलब जनरलाइज कैसे करेंगे उसको एक एक करके देखेंगे। यहां तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं? मेन आपका एग्जाम में थ्योरी है और थ्योरी अगर समझ गए तो प्रैक्टिकल बहुत ही कम आते हैं एग्जाम में। देखिएगा पिछले साल के प्रश्न पेपर भी आपने देखा भी होगा, हम डिस्कस भी करेंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर थ्योरी प्रैक्टिकल आएगा भी तो थ्योरी को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस तरह से पूछा जाता है कि थ्योरी के आधार पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दोनों लेके चल रहे हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सके। ये नॉर्म्स रेगुलेशन है कैसे किस तरह से फॉरफिट किया जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे ड्यू डेट हमने बताया था ना, ड्यू डेट कि कंपनी ने उसको चांस दिया कि आप अपना पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर एक 14 डेज का सर्विसेज मतलब 14 डेज का एक स्पेसिफिक नोटिस भी होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉरफिट करने से पहले कंपनी कितने दिन के लिए नोटिस भेजती है। तो 14 डेज का ये नोटिस होता है, 14 डेज के अंतर्गत आपको पेमेंट करना है। फिर वही रूल्स रेगुलेशन है। और इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए, ये वर्ड से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉरफिट ये नहीं होता, मतलब कि जो ड्यू अमाउंट था वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो मिल गया कंपनी को, तो कंपनी को क्या मिलेगा? जो ड्यू अमाउंट है वो प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है विद इंटरेस्ट। कल हमने बताया था ना, कॉल्सिन और इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन, तो दो अमाउंट ने हुआ कि कॉल्सिन अमाउंट 3000 तो होगा ही और 3000 पर प्लस इंटरेस्ट, तो ये दोनों मिल जाना चाहिए तो माना जाएगा कि वो फॉरफिट नहीं होगा, अदरवाइज फॉरफिट कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी कंपनी के डायरेक्टर के पास अधिकार होता है, ये दिया गया है इसमें कि अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और टाइम देना चाहते हैं उस शेयर होल्डर को तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसका रीजन देना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। अब यहां पर जनरलाइज में आते हैं, ये लास्ट पॉइंट तो ये बता चुके हैं। वही चीज यहां पर है, एक चीज और यहां पर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इतना अधिकार और होता है, जैसे कि फॉरफिट नहीं हुआ है उससे पहले तो उनको टाइम देगा ही शेयर होल्डर को रीजन के साथ, अगर ड्यू डेट खत्म हो गया एक्सपायर हो गया है। एक चीज और यहां पर उनको अधिकार है कि फॉरफिट भी कर लिया गया लेकिन रीइश्यू से पहले वो शेयर वापस कर देना चाहते हैं, उसको कैंसिल करना चाहते हैं फॉरफिचर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये अधिकार है। लेकिन रीइश्यू से पहले, अगर रीइश्यू हो गया तो दूसरे व्यक्ति को मिल गया, लेकिन अगर रीइश्यू से पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि हम इसे कैंसिल फॉरफिचर को कर दे और जिसका शेयर था मोहन का शेयर था, मोहन को हम वापस से फिर से शेयर होल्डर बना दे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा कर सकता है। वही यहां पर लिखा हुआ, हाउएवर द डायरेक्टर हैव द राइट टू कैंसिल सच फॉरफिचर बिफोर द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। ये तभी पॉसिबल है कि जब फॉरफिटेड शेयर्स जब तक रीइश्यू नहीं हुआ है, एक बार रीइश्यू हो गया तो किसी भी सिचुएशन में वो फिर से डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को वो शेयर नहीं दिया जा सकता है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट ये कौन सा अमाउंट होगा? तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट यहां पर हम लोग खोलते हैं एक, ये वह अमाउंट है जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर पे कर चुका है, तो आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा, वह अकाउंट या अमाउंट जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने पे कर चुका है।
अब यहां पर जनरलाइज करेंगे। फॉरफिट करने का मतलब क्या हुआ? जनरल एंट्री बहुत सारे लोग रटते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। याद कीजिए, जब हम एट पार पर फॉरफिट कर रहे हैं तो ये तो देखना होगा ना कि जो शेयर इशू हुआ था, फ्रेश इशू जब हुआ था, या फिर इसके लिए एक सम वर्ड यूज करते हैं ओरिजिनली, फ्रेश या ओरिजिनली इसको बोलिए, तो उस समय किस रेट पर हुआ था? हो सकता है कि एट पार पर हुआ हो सकता है एट प्रीमियम पर हुआ हो, और हो सकता है कि एट डिस्काउंट पर भी हुआ हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर शेयर इशू हुआ है एट पार, तो याद कीजिए जनरल एंट्री हम लोग एट पार पर कैसे पास करते थे। तो मान लीजिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, तो शेयर एप्लीकेशन सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग टू में शेयर कैपिटल अकाउंट करते थे, मतलब कि यहां पर हम लोग क्रेडिट करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि उस समय वहां पर तो कैपिटल हमारा बढ़ रहा था कंपनी का। लेकिन जब हम फॉरफिट कर लेंगे इसको, तो कंपनी का शेयर कैपिटल घटेगा। तो मतलब इसका जस्ट रिवर्स भी कह सकते हैं, या फिर सीधा कॉन्सेप्ट के आधार पर चले तो कंपनी फॉरफिट करने से उस कंपनी का शेयर कैपिटल घटेगा। तो वही देखिए, यहां पर शेयर कैपिटल को यहां पर डेबिट कर दिया गया। ये पहले क्रेडिट था, अब ये डेबिट हो गया है। अब यहां पर देखिएगा, आप क्रेडिट में क्या जाएगा? टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट, क्योंकि यही रीजन था जिसकी वजह से फॉरफिट हुआ है। तो वह अमाउंट जो शेयर होल्डर से मांगा गया था लेकिन उसने पे नहीं किया। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कि अभी जो एग्जांपल ले रहे थे, अमाउंट भी फिल करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। हमको याद है एक नेट में परीक्षा पूछा गया था, नेट जीआरएफ में, जो एनटीए या फिर सीबीएसई लेती थी उस समय, उसमें सिर्फ सामान्य सा यही प्रश्न था, बस उसमें अमाउंट कितना जाएगा कोल्सिन एरियर में, ये सिर्फ फिल करना था, और अधिकतर छात्र का वो प्रश्न गलत हुआ था। इसमें देखिए कि फॉरफिटेड शेयर जो मोहन से फॉरफिट कर लिया गया था, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज था, इसमें 3 रुपीज पेड था एप्लीकेशन मनी, 3 रुपीज अलॉटमेंट मनी था, जो यही ड्यू हुआ लेकिन नहीं दे पाया, इसीलिए फॉरफिट कर लिया गया। 2 रुपीज और 2 रुपीज तो अभी तो ड्यू भी नहीं हुआ है। अगर हम शेयर एप्लीकेशन सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट में इसमें कितना जाएगा, कितना रुपीज, कमेंट करके कोई बता सकता है? ये जर्नल एंट्री एट पार पर इशू है एट 10 रुपीज पर, ये पेड है, ये पेड नहीं हुआ इसीलिए फॉरफिट हुआ। तो आपको बताना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, और कॉल्सिन एरियर में और फॉरफिटेड अकाउंट में कितना जाएगा, सिर्फ अमाउंट बताइए। अमाउंट कमेंट कीजिए, अमाउंट कितना हुआ? 3 रुपीज, 2 रुपीज, 6 रुपीज, 10 रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट में। कोल्ड अप बोल रहे, कोल्ड अप 3 रुपीज होगा, 6 रुपीज या फिर 10 रुपीज। अमाउंट कमेंट कीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया गया है। अब याद कीजिए, ओरिजिनली जनरल एंट्री पास किया होगा गया होगा तो उसमें कितना दिखाया गया होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में पहला एप्लीकेशन मनी तो दिखा दिया गया होगा कि हाँ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया है, शेयर कैपिटल अकाउंट मेरा 3 रुपए से बढ़ गया है। अलॉटमेंट के समय ड्यू का एंट्री कंपनी पहले पास करती है, उसके बाद बैंक अकाउंट में पैसा आता है, तो 3 रुपया वहां भी बढ़ गया होगा, 3 रुपीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में एप्लीकेशन वाला 3 रुपीज और अलॉटमेंट का 3 रुपीज, तो टोटल 6 रुपीज चला गया। बहुत सारे छात्र इसमें 10 रुपीज लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, 6 रुपीज ही होगा। ये तो अभी ड्यू ही नहीं हुआ है 4 रुपीज, तो इसको क्यों शेयर कैपिटल का पार्ट ये बना? अभी तक नहीं बना है। क्या कंपनी ने इसके लिए ड्यू एंट्री पास कर दिया या फिर इसे कॉल्ड कर दिया? नहीं हुआ है। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में ये दिखाया ही नहीं गया है अभी तक। तो जैसे बोले ना कि रिवर्स कर देते हैं, तो शेयर कैपिटल में तो 6 रुपए ही गया था,
तो 6 रुपीज ने रिवर्स करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे, तो 6 रुपीज। अब यहाँ पर देखिएगा क्रेडिट में कितना जाएगा, तो क्रेडिट में कॉल्सिनेरियर वह अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर से मांगा गया लेकिन पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट मांगा गया कितना, 3 रुपये, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, 3 रुपीज आएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यहां पर देखिए हमने लिखा हुआ है वह अमाउंट जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने पे कर चुका है। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर कितना, एप्लीकेशन मनी पे कर चुका है, तो 3 रुपीज। यहां पर दोनों इक्वल है, 3 दिख रहा है तो इजी पड़ जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ये कॉन्सेप्ट हमने बताया है एग्जाम में ये ऑलरेडी आ चुका है आपका, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला केस हमने पढ़ा जिसमें कि हमने ये बताया कि एक कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है, एक कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है एट पार पर, तो उसका जनरल एंट्री होगा। अब दूसरा केस में आते हैं, हो सकता है कि जो शेयर फॉरफिट किया गया ओरिजिनली इश्यूड हुआ था डिस्काउंट पर। अब बोलिएगा सर डिस्काउंट का केस तो होता ही नहीं है, होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स में उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। कुछ नहीं करना है, बस जो एट पार पर था, एट पार पर अगर समझ चुके हैं ना तो डिस्काउंट वाले में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, सेम जर्नल एंट्री होगा, सेम जर्नल एंट्री। लेकिन ये यहां पर आ जाएगा, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है। आपको याद होगा डिस्काउंट का जर्नल एंट्री पास करते वक्त हमने दिखाया था, डिस्काउंट को डेबिट करते थे, याद है डेबिट करते थे, क्योंकि अब इस डिस्काउंट को डेबिट क्यों करते थे, क्योंकि ये लॉस है, कंपनी के लिए लॉस था, तो लॉस जो भी लॉस या एक्सपेंसेस होते हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है। अब ये कंपनी को लॉस नहीं होगा, कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया, अब जो पहले डेबिट हुआ था अब इसको क्रेडिट करके इसको कैंसिल कर देंगे, बस इसका यही रोल है और कुछ रोल नहीं है। जैसे कि 10 रुपए था, 10 रुपए में 2 रुपए डिस्काउंट दिया गया था, 8 रुपीज पर ही शेयर इशू किया गया था, ये डिस्काउंट अमाउंट 2 रुपया यहां पर दिखाएंगे। क्लियर है। अब तीसरा केस में आते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, लेकिन उस सिचुएशन में जब ओरिजिनली शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुआ था, प्रीमियम, इसको अच्छे से समझिएगा, इसमें 2 केस आ जाता है। पहला केस यह आएगा कि हो सकता है कि उस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने प्रीमियम मनी पे कर चुका, उसके बाद शेयर फॉरफिट हुआ है, तो आपके मन में सवाल उठेगा क्या सर इसके फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि प्रीमियम मनी पे नहीं हुआ और उसके बाद शेयर फॉरफिट हुआ है, तो दोनों केस के हम लोग देखेंगे। पहला केस हम लोग देखते हैं इसमें, थर्ड का ए, फॉरफिटेड व्हेन नो प्रीमियम मनी रिसीव्ड, मतलब कंपनी को प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुआ है। प्रीमियम मनी आपको बता चुके कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है और उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अलग से दिखाया जाता है। अब कंपनी के पास प्रीमियम मनी ये रिसीव नहीं हुआ है, अब कंपनी ने तो अपना ड्यू का एंट्री पास कर दिया होगा कि प्रीमियम मनी हमको रिसीव होने वाला है, तो इसलिए देखिएगा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम लोग क्या करते थे, कंपनी के लिए प्रॉफिट था, तो ओरिजिनली याद कीजिए जब हम जर्नल एंट्री फ्रेश इशू के समय बता रहे थे तो उस समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्यों, क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट था। जैसे कि मान लीजिए 10 रुपए का शेयर्स को 12 रुपए पर इशू करते थे, तो ये 2 रुपए क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोग दिखाते थे क्रेडिट साइड में। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए यहां पर रिसीव नहीं हुआ,
और उसके बाद प्रॉफिट का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ और कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया, तो अब ये तो फ्यूचर में अब कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया जाता है डेबिट करके। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और एक और होगा इसमें टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये अगला पेज में हो जाता है, तो हम यहां पर ही लिख दे रहे हैं टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब दूसरा केस इसमें यह हो सकता है कि प्रीमियम मनी रिसीव हो चुका है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्रीमियम मनी रिसीव हो गया मतलब कि कंपनी को तो यह अधिकार है कि एक बार डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से जो भी मिल गया वो अपने पास, किसी को देना नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम मनी मान लीजिए 10 रुपीज का 2 रुपीज मिला, रिवर्स तो उसको करने की जरूरत है ना जो कैंसिल हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम मनी तो एक रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, एक प्रॉफिट है ये, और एक बार ये रिसीव हो गया कंपनी का, तो ये कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट बन गया, मतलब फॉरफिटेड अकाउंट में वो चला गया, तो उसका एडजस्टमेंट करने की अब जरूरत ही नहीं है। अब सेम इसका जर्नल एंट्री कि अगर फॉरफिटेड हुआ है आफ्टर प्रीमियम मनी रिसीव्ड, तो सेम जर्नल एंट्री होगा जैसा एट पार पर था, सेम सीधा सा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब इसमें कहीं किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये फॉरफीचर का रूल, रेगुलेशंस और जनरलाइज कैसे करेंगे और प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करेंगे, उन सबको हमने डिस्कस कर दिया है। तो किसी को कहीं डाउट है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब रीइशू में आते हैं। रीइशू में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका जनरल एंट्री सेम होगा जैसा हम लोग फ्रेश इशू करते थे, सेम होगा। लेकिन यहां पर कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है वो अभी हम लोग समझेंगे। मोहन वाला एग्जांपल ही लेते हैं हमने। मोहन का 1000 शेयर्स था, एक शेयर्स का 10 रुपया, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, 2 2 प्रीमियम मनी नहीं दे पाया, सॉरी अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, इसलिए शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। 3 रुपीज का पेड है, मतलब 3000। अब कंपनी के पास ये शेयर चला गया 1000 और 3000 रुपीज। अब कंपनी इसको फ्रेश इशू करेगी, मतलब री इशू करेगी। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी को दो ऑप्शन है। कंपनी चाहे तो एक बार में पूरा शेयर इशू कर दे, तो इसको बोला जाता है फुल री इशू, और या तो कंपनी चाहे तो इसे 2 बार में या 3 बार में इशू कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पार्शियल री इशू।
कंपनी जब भी इशू करेगी, मान लीजिए फुल रीइशू करे चाहे पार्शियल रीइशू करे, तो इसे 3 वे से इशू कर सकती है। एट पार पर, एट डिस्काउंट पर, या एट प्रीमियम पर। पार्शियल रीइशू में भी यही तीनों चीज होगा। एट पार पर इशू कर सकती है, एट डिस्काउंट, यहां पर डिस्काउंट में भी इशू करने का प्रावधान है, कंपनी को यह अधिकार है, समझिए बोलिए सीधा सा। एक चीज यही भी देखिए कि कंपनी का पुराना शेयर्स हो चुका है, तो उस वजह से हो सकता है कंपनी को यह अधिकार दिया गया है। लेकिन डिस्काउंट के लिए कुछ चीजें यहां पर ध्यान रखना पड़ता है। प्रीमियम पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको इशू कर रही है तो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो कंपनी को कुछ ध्यान रखना होगा, पार्शियल चाहे फुल रीइशू। डिस्काउंट पर यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट का एक प्रोविजन आता है, मैक्सिमम डिस्काउंट। फ्रेश इशू होता है, उसमें अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया जा रहा है डिस्काउंट पर, तो वहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, कंपनी को जितना लगता है डिस्काउंट दे सकती है और प्रीमियम जितना है उतना। लेकिन यहां पर है मैक्सिमम डिस्काउंट, ये उतना ही दे सकती है जितना डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है, ऑलरेडी जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से पेड है। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से जितना रिसीव्ड है उतना ही डिस्काउंट हो सकता है, होगा। तो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से कितना मिला है? 3000। एप्लीकेशन मनी ही नहीं रिसीव हुआ था, 3000 ये रिसीव हुआ है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर 3000 दिया जा सकता है। मतलब एक शेयर पर अगर निकालें तो 3000 और टोटल शेयर्स कितना है 1000, तो मैक्सिमम 3 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया जा सकता है। एग्जाम में ये निकालने के लिए आता है कि एक यही केस दिया रहेगा कि एक डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर था, उसका इतना शेयर्स को जब्त कर लिया गया और उसके इतने पेमेंट है, उसको भी कंपनी ने जब्त कर लिया। अब निकाल के दिखाइए कि कंपनी रीइशू के समय इन शेयर्स पर कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। तो सीधा सा यहां पर निकल गया 3 रुपीज मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है। इससे कम दिया जा सकता है, कंपनी अगर चाहे तो 2 रुपया डिस्काउंट, मतलब 3 रुपीज मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है, या फिर एग्जैक्टली इतना ही नहीं है कंपनी के ऊपर, लेकिन मैक्सिमम 3 रुपीज हो सकता है। इससे कम कंपनी अगर रखना चाहती है तो बिल्कुल रख सकती है, डिस्काउंट नहीं देना चाहती है तो कंपनी के ऊपर निर्भर करती है। कंपनी अगर बहुत ही वेल रिपोर्टेड है तो प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है, रीइशू में भी, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर तो थ्योरी देख के लगता है ये पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल में आते हैं तो वहां पर कुछ समस्या आ जाती है। जैसे कि कंपनी ने मान लीजिए एट पार पर इशू किया, एट पार पर इशू हो गया, और एट पार पर इशू हुआ तो एक जनरल एंट्री पास कर दिए बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डायरेक्ट हम एक ही जनरल एंट्री बता रहे हैं। कंपनी अगर मान लीजिए अपने शेयर्स को इशू कर रही है तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, टू शेयर कैपिटल। हम एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिखा रहे हैं, यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि एक ही बार में सारा पेमेंट हो गया है। लेकिन एक चीज को यहां पर छोड़ देते हैं, ये आधा एंट्री हुआ, आधा जनरल एंट्री, इसको पूरा लिख ही देते हैं। जैसे कंपनी ने फुल रीइशू कर रहा है, फुल रीइशू एट पार पर, तो कंपनी एट पार पर इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा?
1000 शेयर्स था, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज, तो 10,000 ये आ गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी चला जाएगा कितना, 10,000। इसको देखने से तो लग रहा है बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज इसमें छूट रहा है, और वो छूट रहा है क्या चीज, कि कंपनी ने अभी जैसे हमने बताया था ना कि कंपनी जब शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है तो उसके पास दो चीजें बचती है, एक शेयर्स और एक वह अमाउंट जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से लिया गया है, जब्त कर लिया गया। एक का तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया कि 1000 शेयर्स थे, 1000 को हमने रीइशू कर दिया, लेकिन डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से जो अमाउंट हमें मिला था 3000, जो पिछला केस में था, इसका क्या किया गया, इसका तो करना होगा क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना होगा, वरना फिर बैलेंस शीट तो मैच नहीं करेगा। लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी साइड में ये 3000 तो दिखता ही रहेगा, तो मैच करना है तो इसको क्या करना होगा, जैसा कि हमने, आप याद कीजिए कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के रूप में इसको 3000 दिखता रहेगा, लेकिन जब हम इसको रीइशू कर देते हैं और उसके बाद भी अमाउंट बचा हुआ है तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। आप यहां पर देखिए थ्योरी यहां पर सारा होगा। ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, पहला जनरल एंट्री हो गया, दूसरा जनरल एंट्री ये, तो जनरल एंट्री यहां पर सीधा सा हो जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हुआ था। ध्यान रखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर इसको आप डेबिट अब क्यों कर रहे हैं, यहां पर देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हमेशा क्रेडिट हुआ है। शेयर फॉरफिटेड अमाउंट वह अमाउंट होता है जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से कंपनी ने अपने पास रख लिया है। तो अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का अब यूज नहीं है, कंपनी ने तो अब शेयर्स इशू कर दिया, अब इसका यूज नहीं है। अगर यूज नहीं है तो अब इसको क्लोज करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कर देंगे कितना से, 3000 से। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको रीइशू करने में कोई खर्चा नहीं हुआ, अगर कोई खर्चा हुआ होगा तो इसको रिड्यूस कर देते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब ये कहां चला जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3000। ये अब क्लोज हो गया पूरा, ये जनरल एंट्री, ये अकाउंट्स पूरा क्लोज हो गया। अब प्रीमियम पर इशू करेगी तो सेम यही करना है, कुछ नहीं करना है। डिस्काउंट पर इशू करेगी तो वहां पर आपको समझना होगा। ये क्लियर है यहां तक सभी को। अब यहां पर मेन हम लोग नोट्स से ही चलते हैं, एक समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला जर्नल एंट्री वही एट पार पर, दूसरा है यहां पर हमने नोट करके नोट्स में लिख भी दिया है। रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम, if forfeited shares are reissued at a premium, the amount of such premium should be credited to security premium account. In such a case, also the entire amount standing on the credit of share forfeited account would be transferred at net gain and transferred to capital reserve account. सेम वही चीज है जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को ट्रांसफर हमने कर दिया। अब रीइशू हो रहा है प्रीमियम पर, तो सीधा सा बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, मान लीजिए 10 रुपया के शेयर्स 12 रुपया में इशू हो रहा था, तो 12 रुपया बैंक अकाउंट में आएगा। अब इसमें कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 10 रुपया जाएगा, और 2 रुपीज कहां चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो सेम चीज यहां पर देखिए नोट किया हुआ है। हाँ डिस्काउंट वाले में वही करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, प्रीमियम पहले देख रहे हैं।
प्रीमियम में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जनरल एंट्री तो पूरा हो गया रीइशू का। अब जो अमाउंट फॉरफिटेड अकाउंट में है ये ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब डिस्काउंट के केस में आते हैं। तो डिस्काउंट के समय बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, जैसे यहां पर 3000 था तो 3000 ये चला गया। अब यहां पर आते हैं डिस्काउंट के केस में। कंपनी जो रीइशू कर रही है वो डिस्काउंट पर इशू कर रही है, तो डिस्काउंट का किस तरह से जनरलाइज करेंगे। तो पहला रीइशू के केस में, तो जैसे कि हम सेम केस ले रहे हैं, मोहन का केस ले रहे हैं। मोहन का पास 1000 शेयर्स था, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज था। मान लीजिए कंपनी ने इस पर 2 रुपया डिस्काउंट दिया और 8 रुपया पेमेंट करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 1000 इंटू 8 बैंक अकाउंट में कितना जाएगा। जो मान लीजिए इसके शेयर्स को सोहन ने खरीदा, तो सोहन बैंक अकाउंट में कितना देगा, 8 रुपीज ही देगा, 8000। यहां पर बहुत केयरफुल आपको रहना है। जैसे कि फ्रेश शेयर्स जब डिस्काउंट पर इशू करते थे ना, तो वहां पर लिखते थे टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट अलाउड ऑन शेयर्स, मतलब सॉरी डेबिट ही करते थे, टू नहीं लिखते थे। डिस्काउंट अलाउड ऑन शेयर्स सीधा वो लिख देते थे, मेरा डेबिट हो जाता था। लेकिन उस टर्म को, उस अकाउंट को यहां पर नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके जगह हम लोग लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। इसको देख के लग रहा है कि सर की उसका अमाउंट जो है, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से मिला हुआ है, उसको इस तरह से क्यों यहां पर दिखा रहे हैं। क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं अभी मैक्सिमम डिस्काउंट का केस, कि मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें हम लोग उतना ही दे सकते हैं जितना डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से मिला है। मतलब कि डिस्काउंट देना है तो इसी अकाउंट से देना होगा और कोई अकाउंट हमें अलग से ओपन नहीं करना होगा, इसीलिए इसी अकाउंट को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज हम लोग कोई और अकाउंट दिखाएंगे तो उसका फिर इफेक्ट हमें दूसरी जगह और दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग उसको यहां नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट हम इसको यहां पर दिखा देते हैं, डेबिट कर देते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। और ये डिस्काउंट कितना दिया गया, 2000 रुपया दिया गया। अब शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,000। ये तो पहला जनरल एंट्री हुआ। अब दूसरा जनरल एंट्री कि जो रिमेनिंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट में बचा हुआ है, तो सवाल उठता है कि बचा हुआ है कुछ, तो देखते हैं चलिए। 3000 रुपीज डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से मिला था, लेकिन यूटिलाइज अभी तक यहां पर कितना हुआ डिस्काउंट में, 2000 यूटिलाइजेशन हुआ है, मतलब कि 1000 बचा हुआ है। तो यहां पर जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर देखिएगा दिखा देते हैं 3000 ही, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3000 में तो 2000 का यूटिलाइजेशन यहां पर कर लिए, पार में यूज नहीं किए थे इसीलिए 3000 ट्रांसफर हो जा रहा था। प्रीमियम में भी यूटिलाइजेशन नहीं किए थे इसीलिए 3000 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जा रहा था। लेकिन यहां पर तो 2000 का यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, इसीलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 1000 जाएगा और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ये 1000 चला गया। अब ये क्लोज हो गया। तो यहां पर केयरफुल रहना है आपको, जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि शेयर फॉरफिटेड अमाउंट को कहीं पर यूटिलाइजेशन कर चुके हैं। अगर किए हैं तो कुछ देखिए अमाउंट बचा है तभी ट्रांसफर होगा और उतना ही होगा जितना बचा हुआ है। अगर नहीं किए हैं तो उसका भी एडजस्टमेंट पहले जैसा करना है। तो ये पूरा कंप्लीट होता है। ये फुल रीइशू का केस था। एक शेयर फॉरफिटेड था, मतलब शेयर फॉरफिट किया गया और कंपनी ने डिसीजन लिया कि एक साथ ही हम सारा शेयर्स को रीइशू कर देंगे। तो हम तीनों केस बता चुके, अगर कंपनी एट पार पर रीइशू करती है, एट प्रीमियम पर रीइशू करती है और एट डिस्काउंट पर, तो जनरलाइज कैसे करेंगे और इसमें कॉन्सेप्ट आपका डेवलप कैसे होगा।
अब यहां पर दूसरा केस जो था वो पार्शियल रीइशू था, पार्शियल रीइशू। इसमें तो हर एक एक केस को हम लोग यहां पर नहीं देखेंगे, सेम वही केस होगा, बस जैसे कि सेम वही केस होगा, बस इसमें ध्यान रखना है जैसे कि कंपनी ने डिसीजन लिया कि 1000 शेयर्स जो था ना मोहन से जो रिसीव हुआ था, पार्शियल इशू का मतलब क्या हुआ कि 1000 में हो सकता है कि 200 इशू करेंगे, 800 बाद में इशू करेंगे, 500 इशू करेंगे, 500 बाद में इशू करेंगे। तो इस तरह के डिसीजन हो सकते हैं, बहुत सारे इक्वल मान लेते हैं। पार्शियल इशू का मतलब वही 50%, तो 50% का कोई ऐसा नियम नहीं है, कंपनी के ऊपर डिसीजन है कि कंपनी पार्शियल इशू किस तरह से कर रही है। हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए 500 शेयर्स इशू किया गया और 500 बाद में इशू किया जाएगा। सारा जो जनरल एंट्रीज है सेम रहेगा, सेम रहेगा, कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं आएगा, सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस आएगा, सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में अगर 500 शेयर्स इशू किए तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 500 के हिसाब से जाएगा, वो तो समझ ही रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक्चुअली हम बताना चाह रहे थे कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 500 जब शेयर्स इशू कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए इसका जर्नल एंट्री एक हम पास करके दिखा रहे हैं, एट पार पर इशू किए तो बैंक अकाउंट में जाएगा कितना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से 500 शेयर्स था, एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना चला गया, ये 5000 हुआ, ये भी 5000 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जर्नल एंट्री कि जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से रिसीव हुआ है उसका एडजस्टमेंट करना होगा, तो कितना रिसीव हुआ था 3000। तो आप बताइएगा हमें कि कितना यहां पर दिखाएंगे। हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट हमें बताइए कि कितना यहां पर आएगा, 3000 पूरा का पूरा हम वहां पर शामिल कर दें या फिर कुछ अलग अमाउंट होगा। सिर्फ पार्शियल रेशियो में इसी चीज को ध्यान में रखना होता है, और कितना आएगा वो कमेंट करके हमें बताइए। 500 शेयर्स इशू हुआ है, सॉरी री इशू हुआ है, सभी कोई कमेंट कीजिए। इसमें अगर डाउट है तो पूछिए सीधा सा, लाइव इसीलिए क्लास लेते हैं कि आप उन चीजों को पूछ सके। ओके हाँ बिल्कुल, जो उत्तर आ रहा है आप सभी का बिल्कुल सही है, 1500 ही होगा। अब 1500 कहां से आया इसको समझिए। ये जो 3000 है ना, हमने बताया है कि 3000 अमाउंट जो है इसको यूटिलाइजेशन इस रूप में करना है कि ये जो हम लोग 1000 शेयर्स है इसको इशू करने के लिए जो एक्सपेंसेस होगा या फिर जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। कंपनी ने डिसीजन लिया कि एक बार में हम 500 शेयर्स इशू करेंगे और दूसरे बार में हम 500, तो हम लोग इसी आधार पर इसको भी बांट देंगे ना कि अगर 500 शेयर्स इशू हुआ है तो इसमें से 1500 इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये शेयर्स का 50-50 कर दिया गया। अगर 20-40 होगा, मान लीजिए ये 200 होगा, 800 होगा, तो उसी रेशियो में इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, यहां पर 50-50 था तो अब इसका 50% कर देंगे, तो 3000 का 15%, ये 1500 इसके लिए बचा के रखेंगे, मतलब इसके लिए रखेंगे, और 1500 इसके लिए बचा के रखेंगे कि जब कंपनी इन 500 शेयर्स को रीइशू करेगी तो इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन किया जा सके। ये कोई भी रेशियो हो सकता है, इसलिए यहां पर देखिएगा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन केस ओनली अ पार्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड ओनली द प्रोपोर्शनेट, मतलब कि जो रेशियो बचा हुआ है
amount representing the net gain on the shares reissued should be transferred to capital reserve account and the balance representing the amount received on forfeiture shares not yet reissued, मतलब जो अभी तक reissued नहीं हुआ है should be left, बचा कर रखा जाएगा in the share forfeited account itself. तो फाइनली ये जितने भी फॉरफिटेड के प्रोविजंस थे और रीइश्यू के थ्योरीज प्लस प्रैक्टिकल वो कंप्लीट होता है. अब यहां पर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं. अब इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में जो होगा आपका जो कंपनी अकाउंट्स पर ही, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं.